नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो सफलता सीरीज देख रहे थे, सफलता सीरीज में आज हम क्लास नंबर 14 देखेंगे और इस सीरीज में टोटल 30 वीडियो आने वाली थी। इससे पहले हम 13 क्लास कर लिए हैं। साथ ही जो भी बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि देखकर रिवीजन भी कर रहे होंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहले हम 25 क्वेश्चन क्यूज के फॉर्मेट में अर्थात वन लाइनर टाइप से देखेंगे। उसके बाद हम मुख्य क्लास को स्टार्ट करेंगे। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप कंटेंट बाय कर सकते हैं। कंटेंट कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो एसएससी के विभिन्न एग्जाम, चाहे आज ही से आप तैयारी कर रहे हैं या फिर सिर्फ मार्क बढ़ाना है, प्रे देना है, मेंस देना है, एसएससी की कोई सा भी एग्जाम है। इसके अलावा बिहार एसएससी, पुलिस, दरोगा, इनका कोई भी एग्जाम हो, इनके अलावा रेलवे का विभिन्न एग्जाम कोई सा भी हो, आप लोग कंटेंट ले सकते हैं और अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप लिंक के थ्रू भी कंटेंट को बाय कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। हम वही पढ़ाएंगे जो एक काम की हो, ये तो आप भी जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रसिद्ध राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। पहले ही क्वेश्चन से क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछूंगा कि ये बेतवा नदी किस नदी का सहायक नदी हो जाएगा। आप लोग कमेंट अवश्य करें जो बच्चे ईमानदार हैं। इनके अलावा नूरजहां के पिता का नाम क्या था, ये ग्यास बेग था। नूरजहां और ग्यास बेग को आप और कहाँ पे जो है रिलेट करेंगे, तो एतमादुल्ला का मकबरा जो है ये नूरजहां ने बनवाई ग्यास बेग के याद में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन को टैग करेंगे। अमचंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये असम के अंदर स्थित है। असम के अंदर डिब्रू सैखोवा है, मानस है, नमेरी है, कंचनजंगा है, ये सभी के सभी नेशनल पार्क असम के अंदर हो जाएगा। असम से आए दिन बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। यहाँ के जो सीएम हैं हेमंत बिश्व शर्मा है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। इनके अलावा असम के जो है अभी यूनेस्को में जो भारत के 43वें साइट के रूप में चिन्हित किया गया, ये असम का ही अहोम फैमिली का जो है दफनाने की जो जगह है उनको यूनेस्को में जगह दिया गया है और ये भारत के 43वें साइट बने हैं, तो इसलिए भी असम को याद रखेंगे। असम सबसे लेटेस्ट जो आपका शास्त्रीय नृत्य है उनको रखता है सत्रिया, तो इन्हें भी याद रखेंगे। किस प्रकृति के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो वास्तविक जो रियल इमेज होता है उससे आप पर्दे पे उतार सकते हैं। रियल इमेज कहाँ कहाँ बनती है, तो रियल इमेज आपका अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में बनती है ना। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में आपका रियल इमेज बनती है, ये ध्यान रखेंगे। अवतल लेंस में कोई रियल इमेज नहीं बनती है और उत्तल दर्पण में भी कोई रियल इमेज नहीं बनती है। वर्तमान समय तक लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, बीडी मिश्रा साहब है ना, बीडी मिश्रा साहब है। 110 मीटर पुरुषों के बाधा दौड़ में 2 हर्डल के बीच की दूरी 9.14 मीटर होता है। पूरा मॉडल भूतपूर्व राष्ट्रपति की देन है, पूरा मॉडल, है ना। तो ये जो है अब्दुल कलाम साहब, माफ कीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की देन है पूरा मॉडल, है ना। इनके अलावा डीएनए का खोज कौन करे थे, तो वाटसन एवं क्रिक ने करे थे। कब करे थे, 1953 के अंदर करे थे। किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा सांसद का निम्न सदन होगा, 79 में देखिए, इसको ठीक से पढ़ेंगे, है ना। किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा संसद का निम्न सदन होगा, ये बात की पुष्टि 79 से होती है। इसका मतलब ये नहीं कि लोकसभा के बारे में जो लोकसभा से फुल्ली संबंधित है 79 नहीं। 79 जो है पूर्ण रूप से संसद का उपबंध करता है। 80 जो है ये राज्यसभा को करता है और 81 जो है ये लोकसभा को करता है, ठीक है। लेकिन जो लोकसभा की मतलब क्या बोलते हैं सीनियरिटी के हिसाब से राज्यसभा और लोकसभा में कौन बड़े होंगे, तो लोकसभा को छोटा बताया गया है 79 में, है ना। लेकिन ज़्यादा महत्व के इंडिया में लोकसभा ही होते हैं राज्यसभा की तुलना में। हालांकि कुछ एक अधिकार जो है लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को ज़्यादा दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम लोकसभा के पास है। इसके अलावा 2023 में कौन से संवैधानिक संशोधन अपना 30वां वर्षगांठ मनाया है।
30वां वर्षगांठ। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है अपना 30वां वर्षगांठ मनाया है। 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन सेम ईयर में। ये दोनों किससे संबंधित है? तो जो 73वां संबंधित है ये आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। और जो 74वां संबंधित है ये नगर निगम से संबंधित है। तो ये दोनों जो है एक जैसा चीज है, एक शहर के लिए और एक ग्राम के लिए, है ना। तो ये जो है ध्यान रखेंगे, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये एक जो है आपका पंचायत से और एक नगर निगम से। 73वां से संबंधित जो अनुसूची हो जाएगी 11वीं हो जाएगी, और 74वां से संबंधित जो अनुसूची हो जाएगी ये 12वीं अनुसूची हो जाएगी। 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित 29 विषय है, 12वीं अनुसूची में नगर निगम से संबंधित 18 विषय है। तो ये कुछ एक बात जरूर ध्यान रखना। पंचायत का भाग जो है ये आई एक सार्थार्थ 9वां है, और जो आपका नगर पालिका का भाग है ये 9 का ए है, IXA है। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखना है। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया था? मध्य प्रदेश में किया था। चूंकि ये सब बहुत कम तादाद में है तो कभी भी पुराने नहीं होंगे। अभी जेड मोर टनल का उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी, कहाँ पर किए हैं? तो ये लद्दाख के अंदर किए हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में दौड़ते दौड़ते आ जाएगा, है ना। इनके अलावा भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो गोदावरी है। पहली सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है भारत की? तो गंगा है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। गंगा जहाँ पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी ओवरऑल इंडिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। गंगा राष्ट्रीय नदी है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है ना, दक्षिणी गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है ना, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को, है ना। तो कैसे याद रखेंगे भाई, है ना। यहाँ दोनों से कितना चीज रिलेट कर सकते हैं आप। सबसे बड़ी नदी बेसिन सिर्फ पूछा था तो सेकेंड सबसे बड़ी नदी बेसिन पूछा था तो गोदावरी। सबसे बड़ी नदी बेसिन ओवरऑल इंडिया के लिए गंगा, गंगा राष्ट्रीय नदी इंडिया का, गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, ठीक है। ये गोदावरी जो है आपका पश्चिमी घाट रीजन की नदी है, गंगा जो है आपका हिमानी क्षेत्र की नदी है। गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये कुछ एक बात जरूर ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में महाराष्ट्र को कितने गोल्ड मिले थे? 57 गोल्ड मिले थे। इनके अलावा भारत का पहला, अच्छा खेलो इंडिया के बारे में तो बहुत बार बता चुके हैं, अच्छे से याद रखिएगा। जीडी वालों, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाली है। इसकी इवेंट की शुरुआत 2018 में हुई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम का वास्तविक नाम कब पड़ा? तो कहेंगे 2019, क्योंकि ये खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से स्टार्ट हुआ था दिल्ली में 2018 से। 2019 में जो पुणे में खेल हुआ वहाँ पे स्कूल शब्द को हटा के यूथ शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसा कि वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं। 2023 वाला जो गेम है 2024 में जनवरी फरवरी तमिलनाडु के 4 शहरों में कराए गए, जहां विजेता महाराष्ट्र रहा था, जिसको पार्टिकुलर गोल्ड 57 मिला था। इसमें शुभंकर बेलू नचियार को रखा गया था। 26 खेल शामिल थे। शिवलंबम पहली बार जो है प्रदर्शनी के तौर पे शामिल किया गया था, और स्क्वैश खेल को पहली बार मेडल के फॉर्मेट में शामिल किया गया था। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ठीक से पढ़ेंगे, पूर्णतः स्वदेशी ऊर्जा संयंत्र। यहाँ पे मैं पूर्णतः और स्वदेशी शब्द को काट दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आंसर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी ऊर्जा संयंत्र जो है ये आपका कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कहाँ पे है अपना तमिलनाडु के अंदर है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भी आकार की घाटी तथा विसर्प का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये नदियां के द्वारा होता है। यहाँ पे अपन डेल्टा शब्द भी जोड़ लेंगे कि डेल्टा का निर्माण भी नदियों के द्वारा होता है। मैंने डेल्टा कहा त्रिभुज के जैसा बनाया, इससे भी एक क्वेश्चन आता है कि डेल्टा का आकार कैसा होता है, तो आप कहेंगे त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2023 के लिए किस महिला खिलाड़ी को रिचेल फ्लिंट अवार्ड दिया जाता है? अब तो मैं ये सिखा चुका हूँ कि भाई रिचेल फ्लिंट अवार्ड किसे दिया जाता है, गारफील्ड अवार्ड किसे दिया जाता है, सॉरी, है ना। तो ये जो है आपका जो रिचेल फ्लिंट अवार्ड है ये नेट स्कीवर ब्रंट को
दिया गया था 2023 के लिए। अभी 2024 के लिए भी आ जाएगी, लेकिन इतने जल्दी आपकी एग्जाम में नहीं आएगा, तो अभी इसी को लेकर के चलेंगे। जो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर होती है आईसीसी के द्वारा, उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है, रिचल फ्लिंट अवार्ड। कबड्डी खेल के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 10 मीटर होती है। कबड्डी में ओवरऑल खिलाड़ी की संख्या 12 होती है, एक्टिव खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अभी अभी जो आपका प्रो कबड्डी लीग हुआ है ना, इसमें विजेता कौन रहे हैं? हरियाणा स्टीलर रहे हैं 2024 वाले में। ठीक है, हरियाणा स्टीलर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2021 में। और पहले चरण की शुरुआत आप लोगों से ही कमेंट करवाऊंगा, बताएंगे स्वच्छ भारत मिशन की जो स्टार्टिंग हुई थी पहली बार, वो कब हुआ था? दूसरे चरण की शुरुआत 2021 में हुई। भारत में एमएफआई कंपनी को रेगुलेट करने वाले ऑथराइज्ड बॉडी कौन सा है? तो आरबीआई है। आरबीआई के कई सारे काम हैं, और इनकी जो उत्पत्ति से लेकर के आज तक के जितने करंट फॉर्मेट में भी नए न्यू क्वेश्चन आए, सभी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। वर्ष 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित यंग ली का संबंध किस देश से है? 2024 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। ये यंग ली नाम के आदमी जो है, ये आपका ताइवान के रहने वाले हैं, जो फॉक्सकॉन कंपनी के सीईओ हैं। इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित करा गया था। जो 17 आदमी को दिया गया था पद्म भूषण, 5 आदमी को पद्म विभूषण और 110 आदमी को पद्मश्री, टोटल 132 पद्म अवार्ड बांटे गए थे आपका वर्ष 2024 के लिए। ठीक है, इनके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक जंगलनामा के लेखक कौन है? ये अमिताभ घोष। अमिताभ घोष। इनके पुस्तक के नाम में मैंने आपको कहा था कि नेचर शब्द का जो है इस्तेमाल रहता है, जैसे लिविंग माउंटेन, द रिवर ऑफ स्मोक, जंगलनामा, इस प्रकार के जो है अमिताभ घोष साहब की पुस्तकों के नाम हो जाते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसके नाम पे मनाते हैं? पीसी महान लोबिस के नाम पे मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। सेकेंड जो 5 ईयर प्लान थे, ये आपके पीसी महान लोबिस के नाम पर मॉडल पे ही आधारित हुआ करता था। इसके अलावा जो आपका 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, तो उस आय समिति में जो अध्यक्ष बने थे, ये आपके बने थे पीसी महान लोबिस साहब। तो पीसी महान लोबिस से हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन को जाना है ना। इनके अलावा जो आपका महापुरुष जिनके जन्मदिन पे इंडिया में कोई ना कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन खास करके जीडी एमटीएस में तो बहुत ही आते हैं। तो यहाँ से 31 अक्टूबर को भी याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जन अभी मतलब आके गया है, तो 12 जनवरी विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, है ना। इनके अलावा बात करेंगे 23 जनवरी, अभी गया है, कल ही था ना जी 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे हम मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी हम मतदाता दिवस मनाते हैं, 24 जनवरी मतदाता दिवस सही है। इसके अलावा जो आपका क्या बोलते हैं इसको, नेताजी, अच्छा 25 दिसंबर को हम अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाते हैं, है ना। इसके अलावा 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये कुछ एक दिवस है जो हमारे महापुरुषों के जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है। इनके अलावा उस्ताद बिंदा खान का संबंध पूछा है यहाँ पे, सारंगी से होगा। बिंदा खान, सुकूर खान, सबरी खान, ये सब जो है सारंगी से हो जाता है। सादिक अली और असद अली खान, ये रुद्र बीना से संबंधित है। ये जो है इसमें तादाद कम है प्लेयर का, तो इसे याद रखेंगे, सादिक अली, असद अली। एक मोहन बीना से भी है ना, वो अलग है। ये रुद्र बीना है, और एक बीना भी अलग होता है सिंपली, है ना। 2024 में उत्तराखंड के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहरी बनी थी। दिल्ली सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन अवधि 1324 से 1351, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो आपके सामने रखा हूँ क्विज फॉर्मेट में। अब स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन। कोई सा भी टॉपिक में जब आपको इंटरेस्ट आने लगे, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि भाई वाद्य यंत्र वाला और मुझे थोड़ा पढ़ना चाहिए, तो आप टॉपिक बैच की तरफ रुख कर सकते हैं। मैं आपको किसी भी कंटेंट के साथ जो है एक सेपरेट वे में टॉपिक बैच भी प्रोवाइड कराता हूँ, जो बिल्कुल निःशुल्क होता है। तो आप जो है वहाँ से कवर करेंगे, या फिर जो भी चीज़ आप लिए हैं उसके साथ दिए गए रहेंगे टॉपिक बैच।
अभी जो हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है ये परीक्षा दर्पण, इसमें साइंस को ज़्यादा पढ़ाया गया है ना, ताकि एक अच्छी साइंस की समझ आपको डेवलप हो जाए और कम समय में कम पढ़ते हुए एग्जाम अच्छा हो। ये आपकी रेलवे के लिए समर्पित है या फिर जो भी टेक्निकल एग्जाम होगा। मार्क बूस्टर, ये आपके एसएससी दिल्ली पुलिस में मार्क को इंक्रीज करना है, टेस्ट में मार्क नहीं बढ़ रहे हैं तो इसके लिए है। अभी हमको जो है बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है, जीके में कम मार्क आती है, तैयारी कम है, तो आप जो है ये ई बुक के साथ जो पैरासीटामोल 500 है इनके साथ भी जाएंगे। ये फाउंडेशन के लिए है। अभी जो आप क्लास देख रहे हैं ये सफलता बैच है, जिसमें आज 14वां क्लास है, जिसकी 12 की टैग दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये 36वां क्लास है जो एसएससी सीजीएल तक को टारगेट करते हुए चलाया गया था। ये एक दूसरी सीरीज है जो एसएससी के विभिन्न एग्जाम पर हाई लेवल की क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो ये 36 सीरीज है। तो जैसा आपको चाहिए, बिहार एसएससी वगैरह का इसमें नहीं दिखाया गया, आप लोग ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सतलज, गंगा, सोन, गोदावरी में कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी नहीं है? पूर्ववर्ती नदी है, माफ कीजिएगा। पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं? यहाँ पे अपने को क्या लगता होगा कि ये दिशा से संबंधित बात करता है कि पूर्व दिशा की नदी है कि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूर्ववर्ती नदी का जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है, जिसने भी इनका नाम दिया है, ये है हिमालय से पहले की नदी, है ना। पूर्ववर्ती नदी कहने का मतलब होगी कि हिमालय से पहले की नदी, जो हिमालय से भी पहले अस्तित्व में था, ऐसे नदी को पूर्ववर्ती नदी की संज्ञा दी गई है। आशा करते हैं कि समझे। तो सतलज नदी जो है ये पूर्ववर्ती नदी में काउंट होंगे, अर्थात तिब्बत के मानसरोवर से जो भी नदियां निकलेगी सभी पूर्ववर्ती नदी में काउंट होगी। समझ में आया? तो ऐसे ध्यान रखेंगे। हिमालय के उथल पुथल से पहले अस्तित्व में आने वाली नदियों को पूर्ववर्ती धारा के रूप में जाना जाता है। अगर नदी है तो नदी कह देंगे। भारत के कुछ प्रमुख पूर्ववर्ती नदियों में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये तीनों कहाँ से निकलते हैं? तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर के समीप। हालांकि इनके जो ग्लेशियर हैं ये अलग अलग है, जिसकी चर्चा हम नीचे कर लेंगे। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहा जाता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन पूछ देता है। सुबनसिरी, सरयू, जिसे काली गंगा कहा जाता है, अरुण, जो कोसी की एक सहायक नदी है, तीस्ता। इनमें से अधिकांश नदियों की प्रवाह जो है, यानी जो इनकी धारा की ढाल होती है, ये दक्षिणी काट होती है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, समझे। जो पूर्ववर्ती नदी है हिमालय से पहले की नदियां हैं, इनमें आपके तिब्बत से निकलने वाली की नदियों के अलावा कोसी, सरयू, सुबनसिरी, है ना, अरुण, ये सब हो जाएंगे। और इस नदी की जो दिशा होती है, करंट फ्लो की दिशा होती है, उत्तर से दक्षिणी काट होती है। सिंधु नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रृंखला के बोखारछू ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसे सिंगी खंबाब या शेर का मुंह कहा जाता है। वीवीआई करेंगे, 1.5 साल में 2 बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एसएससी के द्वारा। सतलज नदी तिब्बत के राक्षस ताल हिमनद से निकलती है, और तिब्बत में सतलज नदी को लोंगचेंग खंबाब के नाम से जाना जाता है। इसे प्राचीन काल में सुतुद्री नदी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के चेमाड्यूंग ग्लेशियर से निकलती है, जहां स्थानीय भाषा में सांगपो, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में, है ना, दिहांग। इसके अलावा इसे असम का शोक, और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही दुनिया की सबसे बड़ी जो रिवर आइलैंड है माजुली, ये भी स्थित है। पश्चिम की तरफ बहने वाले तथा रिफ्ट वैली को फॉलो करने वाली भारत की प्रमुख नदियों में नर्मदा और ताप्ती का नाम सर्वोपरि है। नर्मदा का जो निकलने का जो साइट है ये भी पूछा जाता है, अमरकंटक याद रखना है, जो मध्य प्रदेश में है। यह दोनों की दोनों नदियां जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और डेल्टा के जगह पे जो है एक्सचुरी का निर्माण करती है, और दोनों की दोनों नदियां अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी को कभी कभी डायरेक्ट अरब सागर न दिखाते हुए खंबात की खाड़ी भी लिखते हैं, तो आपको जो है बाय डिफॉल्ट समझ जाना है कि अरब सागर कह रहा है। इनके अलावा भारत के में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो ये माही नदी है, ये भी पूछे जाते हैं। अभी सीजीएल मेंस ने एक बात करी नदी के संबंध में, है ना, कि निम्न में से कौन सा पूर्ववर्ती नदी नहीं है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची द्वीप साइडल पीक की ऊंचाई कितनी है? तो 732 मीटर है। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो आइलैंड है उनकी ऊंचाई है 732 मीटर। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो अरावली पर्वत है
जो दुनिया के सबसे पुराने पर्वत भी है। तो इनकी जो सबसे टॉप शिखर है जिसका नाम ही गुरु शिखर है, तो इसकी हाइट कितना है, तो आप कहेंगे 1722 मीटर है। इसका डायरेक्ट हाइट पूछा जाता है, 1722 मीटर पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर है। प्रसिद्ध बैरन द्वीप यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंग और सोमपेन जनजाति पाई जाती। गोला गोला कर रहा है, समझ लेना, एक प्रश्न और एक आंसर की जो है बात हो रही है, तो किसी भी बातों को इग्नोर ना करें। ठीक है, तभी आप जो है अच्छा कर पाओगे। ठीक है, पढ़ोगे अच्छा होगा तो आपके लिए अच्छा है ना। अंडमान निकोबार में 572 द्वीप से अधिक द्वीप स्थित है। इस द्वीप समूह में सबसे बड़ी द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा कोलकाता उच्च न्यायालय कहाँ, सही है अंडमान निकोबार। इसके अलावा लक्षद्वीप में छोटे बड़े मिलाकर कुल 36 द्वीपों का समूह है। अब लक्षद्वीप में कितने हैं, 36, जिसमें लगभग 1/3 पर मानव निवास करते हैं। लक्षद्वीप को जो स्वतंत्रता मिली थी 1 नवंबर 1973, स्वतंत्रता क्या अस्तित्व में आया था, है ना। इससे पहले इसका नाम जो है लक्का द्वीप रखा गया था, या अमीनी द्वीप भी इसे कहते थे। किसे, लक्षद्वीप को। इसकी राजधानी कावारती है। यहाँ दिवेही भाषा बोली जाती है। द्वीपों की बनावट कोरल प्रकार की है। यह केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है और अरब सागर में स्थित है। यहाँ पे नहीं लिखा है तो कहीं लिख दीजिए। इनके अलावा 1 नवंबर को कुल 9 स्टेट जो है इंडिया में अपनी स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं, यूटी और स्टेट को मिला के, जिसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पंजाब है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, अभी मैंने कहा इसकी हाइट डायरेक्ट आपकी एग्जाम में हिट करता है, 1722 मीटर है। सिक्किम की सबसे जो ऊंची चोटी है ये कंचनजंगा है, जो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी भी हो जाएगी पूर्ण रूप से। तो इसकी हाइट 85-86 मीटर है। इंडोनेशिया की सबसे बड़ी द्वीप जो है ये बोर्नियो द्वीप है। इंडोनेशिया में जितने भी द्वीप है उसमें सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है, बोर्नियो द्वीप। आपको पता होगा इंडोनेशिया को दुनिया में द्वीपीय समूह वाला देश कहा जाता है, क्योंकि इतने यहाँ पे जो है इतने द्वीप है कि कुछ तो काउंट भी नहीं किए गए हैं अभी। एशिया की सबसे बड़ी द्वीप भी है आपका, एशिया की सबसे बड़ी द्वीप बोर्नियो है ना। और दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप जो है ये ग्रीनलैंड है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इंडोनेशिया को द्वीपीय समूह वाला देश कहा जाता है। बैडमिंटन खेल में कुल कितनी सर्विस कोर्ट होते हैं, तो आप कहेंगे 4 सर्विस कोर्ट होते हैं। बैडमिंटन खेल में कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई एकल प्रतिस्पर्धा के लिए 44 फीट लंबाई है और चौड़ाई जो है ये 17 फीट है ना। युगल प्रतिस्पर्धा के लिए कोर्ट की चौड़ाई 6.1 मीटर है तथा या फिर 20 फीट है, लेकिन लंबाई जो है दोनों में सेम होगा। ठीक है, लंबाई की बात करेंगे दोनों में 44 फीट की लंबाई होगी, बस चौड़ाई का डिफरेंस आता है एकल और डबल प्रतियोगिता के लिए। एकल के लिए 5.18 मीटर अर्थात 17 फीट होते हैं, वहीं डबल के लिए 6.1 मीटर या 20 फीट होते हैं। बैडमिंटन खेल में युगल तथा एकल प्रतिस्पर्धा के लिए प्रत्येक 3 गेम होती है। प्रत्येक खेल 21 अंक हासिल करने के लिए खेले जाते हैं। अगर कोई टीम लगातार 2 बार 21 अंक हासिल करने में सफल होता है तो तीसरी खेल नहीं खेली जाती है तथा 2 बार जीते हुए टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है। फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन में जो युगल जोड़ी है आपला, ये कौन है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ये काफ़ी फेमस जोड़ी है इंडिया के लिए बैडमिंटन के क्षेत्र में, और जहाँ भी जाते हैं जो है खिताब दिलाते हैं लगभग, है ना। तो इनको ध्यान रखेंगे। ये फ्रेंच ओपन टेनिस अलग है, ये बैडमिंटन की बात हो रही है। टेबल टेनिस में 11 अंकों के लिए खेली जाती है टेबल टेनिस। इस खेल में लंबाई जो है 2.74 मीटर और चौड़ाई जो है 1525, याद रखने को बोला हूँ, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेबल टेनिस का डाया। इनके अलावा स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को मिलान कर लेना है।
कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण, अजंता की गुफाएं, ऐहोल अभिलेख, दुग्गी अभिलेख, है ना। तो ये सभी का मिलान जो है मैच करके ही दिया गया है, तो सब सामने सामने मिला देंगे। कांची के कैलाशनाथ का मंदिर ये पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया था। कौन थे भैया? नरसिंह। इनके अलावा अजंता की गुफाएं गुप्त काल के समय बनाए गए। ऐहोल अभिलेख चालुक्य से संबंधित है ना। इसके अलावा ये आपका दुग्गी अभिलेख है, काकतीय वंश को रिलेट करता है। ठीक है, तो ये चारों के चारों अपने आप में मैच किया गया है। कांचीपुरम स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक श्री कृष्ण प्रथम ने करवाए थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हुए। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम हुए। सिंह विष्णु की शासन अवधि के दौरान कीर्तिर्जुनियम 10 कुमार चितम के लेखक कौन है? भारवी है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। 10 कुमार चितम के लेखक भारवी, है ना। मत विलास प्रहसन ये भी पूछे जाते हैं। ये महेंद्र बर्मन पल्लव वंश के प्रमुख शासक, इन्होंने मत विलास प्रहसन लिखे हैं। देखिए हर्षवर्धन के भी तीनों किताब याद रखना है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। और एक हर्षचरित किताब के नाम है ना, ये बाण भट्ट लिखे हैं ना, बाण भट्ट लिखे हैं। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नरसिंह वर्मन प्रथम भी पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए, जिन्होंने बातापी कोंडा की उपाधि धारण किए थे। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। और इन्हीं के समय जो है बहुत सारे चीज होते हैं, ये समझते हैं। इन्होंने मामल्लपुरम नगर की जो है स्थापना करवाया था। देखिए वो नागलपुरम शहर है ना, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे एक नागलपुरम है जो कृष्णदेव राय के द्वारा स्थापित किए गए थे। और कृष्णदेव राय की जब हम बात करते हैं तो वो कहाँ के शासक हो जाते हैं? तुलु वंश के, विजयनगर साम्राज्य के शासक हो जाते हैं। तो वो नागलपुरम शहर की स्थापना किए थे। ये ममलपुरम शहर है। ठीक है, तो ममलपुरम शहर की स्थापना जो है ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने किए थे। हेनसांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, जो हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे, लेकिन जो दक्षिण भारत की भ्रमण करने जब वो गए तो वहां पे नरसिंह वर्मन पल्लव जो शासक थे, नरसिंह वर्मन प्रथम, उनका शासन व्यवस्था चल रहा था। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है, जिसमें कुल 29 गुफा है और 29 के 29 जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये कोई दूसरे धर्म को रिलेट नहीं करता है अजंता की गुफाएं। ठीक है, यह कुछ गुफाएं गुप्तकालीन गुफाएं हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हुए, परंतु वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हुए। अब महाराष्ट्र में ही एलोरा का गुफा है, जहाँ पे 29 नहीं 34 गुफा है वहां पे एलोरा में, है ना। और यहाँ पे बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण या हिंदू कहिए, तो इन तीनों को ही रिलेट करते हैं। तीनों से संबंधित जो है बात होती है आपके एलोरा की गुफा में। ऐसे तो ये तीनों जो है हिंदू में ही आते हैं, लेकिन कैटेगराइज बाय अगर बात करें तो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों की बात होती है एलोरा में। और अजंता में सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित चीजों को दर्शाया गया है। ऐहोल अभिलेख जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? कवि रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। चालुक्य वंश पुलकेशिन द्वितीय का जो है नर्मदा विजय के बारे में जानकारी प्राप्त करवाता है। क्या? ऐहोल अभिलेख। ठीक है, चालुक्य वंश के प्रमुख शासन पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो नर्मदा युद्ध हुआ था नर्मदा के किनारे, वो 618 ईस्वी में हुए थे। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? जय सिंह। देखिए चालुक्य जो है ना, ये अलग अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फाउंडर हुए, है ना। तो जो आपका जय सिंह है ये बादामी के चालुक्य के फाउंडर है। बेंगी के चालुक्य के संस्थापक विष्णुवर्धन है। और कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक तैलप सेकेंड है। तो कभी कभी डायरेक्ट कभी कभी चालुक्य पूछेगा, उनमें इस तीनों में से कोई एक को ऑप्शन देता है। कभी कभी एग्जामिनर बहुत मूड में रहा तो भाई पूछेगा कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक, उसमें ये तीनों ऑप्शन देंगे। तो आपको पार्टिकुलर भी याद होना चाहिए। और ओवरऑल जब एक ही ऑप्शन है तब आपकी मजबूरी बन जाती है कि ये भी चालुक्य वंश के फाउंडर है, तो आंसर करना है। दुग्गी अभिलेख का संबंध काकतीय वंश, जो रुद्रमा देवी का आपने नाम सुना होगा, ये इसी वंश से मतलब ताल्लुकात रखती थी। कौन? रुद्रमा देवी। ठीक है, जो काकतीय वंश के संस्थापक हैं, अब इन्हें भी पूछा गया था। बेत्ता राजू है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा चोल वंश का राजकीय चिन्ह बाघ है, चेर का तीर धनुष है, और पांड्य का मछली है। मौर्य वंश का मयूर है, मौ से मर, मौ से मयूर। गुप्त वंश का गौ से गुप्त, ग से गरुड़।
तो ये 5 वंश के राजकीय चिन्ह भी आपके एग्जाम में बेरधरले से पूछे जाते हैं, जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? कुमारी कहा जाता है। पश्चिमी घाट आई होप आप सभी जान रहे होंगे, जो पश्चिमी साइड है, जो अरब सागर के किनारे को धोती है, ये वाली जो पोर्शन है ना, इसे पश्चिमी घाट कहा गया है। ये वाली पोर्शन जो है, ये वाली इसे पूर्वी घाट कहा गया है। और ये दोनों का मिलन साइट नीलगिरी तमिलनाडु है ना। पश्चिमी घाट जिसकी टोटल लंबाई 1600 किलोमीटर से अधिक है, यह भारत का प्रमुख हॉट स्पॉट है। इंडिया में बात करेंगे हॉट स्पॉट की संख्या तो 4 है ना। इसे सह्याद्री रेंज भी कहा जाता है या सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। यह भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है वर्तमान समय में, जिसकी सर्वोच्च चोटी इलायची पहाड़ी कार्डेमम हिल है, जो केरल में स्थित है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु जो है नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा 1986 में दिया गया था। इंडिया में अभी कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो आप कहेंगे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। वर्तमान समय में भारत के पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त स्थान है। पश्चिमी घाट में बेसाल्ट चट्टान, क्रिस्टलीय चूना पत्थर, मेटामॉर्फिक चट्टान इत्यादि पाई जाती है। एक मेटामॉर्फिक चट्टान का आप मुझे उदाहरण देंगे जिससे हम लोग घर चमकाते हैं, है ना। इनके अलावा इस घाट में अयस्क के रूप में लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट इत्यादि जो है पाए जाते हैं। जो अयस्क नहीं समझते हैं, जिसे अपन ओर कहते हैं, उसे ही अयस्क कहते हैं भाई, है ना। कई बार देहाती भाषा में एग्जाम्पल दे के बताया हूँ कि जैसे मान लीजिए कि भाई आपने मसूर का खेती करते हैं गांव घर में, तो उसमें क्या है, एक आध तीसी का भी जो है बीज छिटा जाता है तो तीसी का पौधा भी हो जाता है। तो मौसरी में जो तीसी भी हो जाता है, मतलब शुद्ध मौसरी तो नहीं है, कुछ ना कुछ मिलावट है। तो जो मिलावट वाला जो चीज़ रहते हैं ना, उसे ही आप और समझ सकते हैं। उसका जो है निष्कर्षण किया जाता है और उससे शुद्ध पदार्थ प्राप्त किया जाता है ना। ये समझने के लिए था। बाद बाकी पश्चिमी घाट में स्थित प्रमुख हिल स्टेशन जो है माथेरन रेंज है। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, माथेरन रेंज स्टेशन या हिल स्टेशन ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है, कर्जत स्टेशन के आगे है, जहाँ पे छोटा टॉय ट्रेन भी चलती है। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए, हाँ कहाँ थे हम लोग? तो ये जो माथेरन स्टेशन है, ये आपके महाराष्ट्र में है, जहाँ पे टॉय ट्रेन भी चलती है, छोटी वाली, है ना। इनके अलावा पश्चिमी घाट में स्थित प्रमुख दर्रे थाल घाट, भोर घाट, पलक्कर, अम्बोली घाट, ये सब पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप पेरियार, नेत्रावती, शरावती, भरतपूजा, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, ये सभी के सभी आप पश्चिमी घाट से निकालेंगे इस नदियों को, है ना। कुछ नदियां पूर्व की ओर बहती है तथा कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती है, अर्थात पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां दोनों ही दिशा में बहती है। जो पूर्व की तरफ बहती है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगे, जो पश्चिम की तरफ बहती है वो अरब सागर में जाके गिरेंगे, है ना। इसके अलावा जो पश्चिमी घाट की नदियां होती है और उसमें भी जो पश्चिम की तरफ बहती है उसकी करंट ज़्यादा होता है तुलना में पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों में, है ना। स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कृषि की वैसी पद्धति है जिसमें पेड़ पौधों को काटकर जला दिया जाता है। राख जो है उर्वरा शक्ति बढ़ाने के काम आते हैं, है ना। तत्पश्चात उससे भूमि पर उर्वरा शक्ति बनी रहने तक खेती किया जाता है तथा उर्वरा शक्ति की समाप्त होते ही इसे कुछ समय के लिए पड़ती छोड़ दिया जाता है। इसीलिए इस प्रकार की कृषि को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में इस प्रकार की खेती का प्रचलन काफ़ी अधिक है, जहाँ पे इसे झूम कृषि वहीं से नाम आया है। इनके अलावा भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे कामन या बिंगा, ये ओडिशा, और उड़ीसा का आजकल ज़्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, ये आम बोलचाल में नहीं है। इसीलिए कुमारी केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में, और खाली पश्चिमी घाट भी कहेगा तो भी कुमारी आप लगा सकते हो। दीपा छत्तीसगढ़, बीबर या दहिया बुंदेलखंड रीजन मध्य प्रदेश, ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। पोंडू आंध्र प्रदेश में कहा जाता है, बलरा राजस्थान में कहा जाता है। झारखंड में क्या कहा जाता है इस प्रकार के कृषि को, है ना, झूमिंग कृषि को झारखंड में क्या कहा जाता है? आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा, अब तक मैंने 3 क्वेश्चन पूछा है, मुझे नहीं लगता कि 3 बच्चे भी जवाब देंगे, है ना। चलिए, देना होगा तो दीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी है ना।
श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है, म्यांमार में तोंगिया, इंडोनेशिया में बीमा कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है। इस प्रकार के झूमिंग कृषि को, है ना। 2024 में मनाए गए पर्यावरण दिवस का विषय क्या है? तो जो 2024 में जो मनाए गए हैं पर्यावरण दिवस, जो 5 जून को मनाया जाता है, इसकी विषय रखा गया था भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा वर्ष 1972 में किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यह सबसे पहले जो है 1973 में मनाया गया था। वर्ष 2024 के लिए पर्यावरण दिवस वैश्विक उत्सव का मेजबानी सऊदी अरब जो है करेगा या किया। इनके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। और ओजोन का सूत्र भी आपके एग्जाम में आता है, O3 होता है। इसका जो है अनुभार भी पूछे जाते हैं, 16 तिहाई के 48 होते हैं। यह जो है कुछ एक पदार्थ जो चमकीले होते हैं उनके संपर्क में आने से उसकी चमक कम कर देती है। ओजोन जो है पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रेज जो है उनकी रोकथाम के लिए जरूरी है, नहीं तो पृथ्वी पर टेम्परेचर काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। इनके अलावा प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इंडिया में वर्तमान समय तक 85 आर्द्र भूमि साइट है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पे, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पे, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पे। विश्व जल दिवस 2024 का थीम था शांति के लिए जल, है ना, इन्हें ध्यान रखेंगे। गफरुद्दीन मेवाती योगी को वर्ष 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रसिद्ध वाद्य यंत्र भपंग वादन हेतु। यहाँ पे देखिए आंसर भी है, क्वेश्चन भी है। गफरुद्दीन मेवाती इनका नाम है, जो क्या प्ले करते हैं, भपंग। और इसी भपंग के वादन हेतु 2022 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। भपंग किस राज्य से संबंधित एक विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो आप कहेंगे राजस्थान में इस प्रकार का जो वाद्य यंत्र है ये प्रचलन में है। ठीक है। भपंग जो है डमरू के जैसा एक वाद्य यंत्र होता है जिसे टॉकिंग ड्रम भी कहा जाता है। यह वाद्य यंत्र राजस्थान के अलवर प्रांत में काफ़ी प्रसिद्ध है। इस प्रकार के वाद्य यंत्र को महाराष्ट्र में चोंगर कहा जाता है और पंजाब में तुम्बा कहा जाता है। इस वाद्य यंत्र को प्रसिद्ध बनाने में जहूर खान मेवाती, जैसे कि अभी मेवाती आपने देखा है ना, तो उसी से जुड़ा हुआ है, तो अहम योगदान है। राजस्थान के अन्य प्रमुख वाद्य यंत्र में कमाईचा, तंदूरा, अलगोजा, रावण हत्था इत्यादि प्रचलित है। घाटम जो है, जो घाटम कौन प्ले करते हैं, एक आध नाम बताइए। TH विनायक घाटम बजाते हैं। तो ये कहाँ की वाद्य यंत्र है? तो ये कर्नाटक संगीत में इस्तेमाल होने वाली एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ठीक है। इनके प्लेयर है TH विनायक, EM सुब्रमण्यम, ये सब क्या बजाते हैं, घटम बजाते हैं। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र तथा उनके वादक तबला वादक जाकिर हुसैन साहब जब हमारे बीच नहीं रहे। इनके अवार्ड में बार बार बता रहा हूँ, सभी अवार्ड की जो ईस्वी है जरूर याद रखें। 1988 पद्मश्री, 2002 पद्म भूषण, और जब ये 1988 में पद्मश्री प्राप्त किए थे तो पद्मश्री प्राप्त करने वाले संगीतज्ञों में सबसे कम उम्र के रहे थे उस समय, उन्हें भी ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है पार्टिकुलर। 2002 में पद्म भूषण, 2023 में पद्म विभूषण, 2024 में एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड, है ना, और उससे पहले 2 ग्रैमी अवार्ड और जीत चुके हैं, तो टोटल 5 ग्रैमी अवार्ड इनके नाम है ना। जो 2024 में आपका ग्रैमी अवार्ड आया है वो 5 भारतीयों को मिला था। सेल्वा गणेश विनायक राम, ये भी आपके तबला बजाते हैं। किशन महाराज, गुदई महाराज, जो भी महाराज है वही तबला बजाते हैं। स्वपन चौधरी, निखिल ज्योति, अनोखे लाल मिश्रा, सुखविंदर सिंह, फयाज खान, विजय घाटे, ये सभी के सभी तबला से संबंधित हो जाएंगे। हालांकि फयाज खान साहब जो है गायक भी हैं। इनके अलावा ये दूसरे फयाज खान साहब। मृदंग के प्रमुख वादक P मनी अय्यर, रंजन स्वामीनाथन, T गोपाल कृष्णन इत्यादि। मतलब इनके 2 रोल फयाज खान वाले नाम से, एक तबला में भी आता है, गायक में भी आते हैं, मैंने कई बार देखा है। इनके अलावा सितार के प्रमुख वादकों में हरविंदर कुमार शर्मा, है ना। 2023 में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार, साहित्य नहीं है संगीत कर लेंगे, अब वाद्य यंत्र को में जो है साहित्य नाटक क्यों देंगे, है ना।
पंडित रविशंकर 1968 पहला ग्रैमी अवार्ड, 2019 में भारत रत्न बनारस घराने से संबंधित है। हालांकि इनका नाम बनारस घराने के और भी साथ और भी कई घराने से है, लेकिन इनका ताल्लुकात बनारस घराने से भी रहा था। अनुष्का शंकर ये भी सितार बजाती है, पंडित रविशंकर साहब की ही पुत्री हैं। अरविंद पारेख, पंडित अरविंद पारेख साहब भी आपका जो है सितार प्ले करते हैं। बिलायत खान, राजीव जनार्दन, ये सब भी सितार से ही संबंधित है। सारंगी से अभी मैंने कहा सुकरू खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, बिंदा खान, सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, सबीर खान, सबरी खान, अरुण नारायण, ये सभी के सभी सारंगी से है। विशेष जानकारी और विशेष नॉलेज के लिए टॉपिक वाइज सेक्शन में जाएंगे। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, बागेश्वरी कमर शहनाई, ये लेडीज में है ना, शहनाई बजाती है। अलका ठाकुर बांसुरी लेडीज में है। चलते हैं आगे। इनके अलावा टाइम मैगजीन वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कुल कितने महिलाओं को शामिल किया गया? तो टाइम मैगजीन जो है वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 में कुल 12 महिलाओं को शामिल किया गया था। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023 टेलर स्विफ्ट, जो एक बहुत बड़ी हस्ती है, कलाकार टाइप से है ना, तो इनको रखा गया था। और 2024 के लिए अभी डोनाल्ड ट्रंप को रखा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है डोनाल्ड ट्रंप वाला, टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024, ये नज़दीकी एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी एग्जाम आपका मार्च वगैरह के बाद होंगे वहाँ पे पूछे जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जो है जीत हुई है और अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं फिर से, है ना, तो इनको जो है विश्वव्यापी छाप छोड़े हैं, तो इसीलिए इनको टाइम मैगजीन 2024 में कवर पेज पे इनको जगह दिया जाएगा। टाइम मैगजीन 100 शक्तिशाली लोगों की लिस्ट जो 2024 में जारी किए थे, उनमें भारतीय मूल के 4 नाम थे, आलिया भट्ट, अजय सिंह बंका, साक्षी मल्लिका और सत्या नडेला। भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान 2024 में मोदी साहब को दिया गया है। मोदी साहब के जितने अवार्ड है मैंने एक क्लास में, जो 36 वाले क्लास है वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन वो उठाने की पूरी कोशिश करेगा। इनके अलावा हाल में ही फ्रांस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रसिद्ध लेखक शशि थरूर को दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 19 बच्चों को चुनित किया गया है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और ये जो बाल पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में स्थित मीनार इमारत तथा उनके निर्माण वर्ष में किसका मिलान गलत किया गया है? द गेटवे ऑफ इंडिया 1911, ये अपने आप में सही है, बम्बई में है, जॉर्ज बिटेट इसके वास्तुकार थे, सही है। द इंडिया गेट 1921, ये भी सही हो जाएगा। इल्तुतमिश का मकबरा ये आपका 1235, ये भी सही है। राष्ट्रपति भवन 1929, ये जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का गलत मैच है, बाद बाकी सही है। दिल्ली स्थित राजपथ पर अब जो है राजपथ का नाम बदल दिया गया है, तो अब हो गया कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ को वर्ष 1955 में परेड के लिए एक अस्थायी स्थल बनाने का निर्णय लिया गया था। दिल्ली स्थित राजपथ का नाम 2022 में बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना है ना 1911 में स्टार्ट करा गया था। हालांकि एक ही दिन में तो नहीं बन जाते कोई भी इमारत वगैरह, तो स्टार्टिंग पॉइंट ही आपकी स्थापना होते हैं, तो 1911 में हो गया। इसकी जो आपका नींव रखने का काम, या फिर आप कहेंगे कि भाई इसके जो कर्ता धर्ता कौन थे, तो आप कहेंगे वास्तुकार जॉर्ज बिटेट थे। कौन थे भैया? जॉर्ज बिटेट, ये पूछे जाते हैं। और यह स्मारक जो है ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम और उनकी क्वीन महारानी मेरी के लिए जो है बनाया गया था, उनके सम्मान में, है ना। इनके अलावा इंडिया गेट जो दिल्ली में स्थित है, यह 1921 में बनाई गई थी। इसके प्रमुख द्वार प्रमुख वास्तुकार एडविन लुटियस था। तो दोनों का जो है वास्तुकार जरूर ध्यान रखेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में है, अरब सागर के किनारे ताज होटल के सामने, तो उसके वास्तुकार बिटेट थे। और जो दिल्ली में इंडिया गेट है उसकी वास्तुकार लुटियस थे। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1911 में स्टार्ट किया गया था, जो 1929 में बनकर तैयार हुआ था इरविन के समय। यह प्रसिद्ध इमारत में के वास्तुकार एडविन लुटियस और हेबर्ट बेकर थे। यह रायसीना पहाड़ी में स्थित है। ये कई बार रेलवे क्वेश्चन करता है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी में स्थित है, तो रायसीना पहाड़ी में। इसमें अरावली भी ऑप्शन में होता है, लेकिन आपको डायरेक्ट उसको नहीं टिक करके रायसीना टिक करना है। दिल्ली स्थित पुराने संसद भवन का बदला हुआ नाम क्या है? संविधान सदन। जैसे कि आप जानते हैं कि नए संसद भवन में जो संसद की कार्यवाही स्टार्ट हो जाने के बाद पुराने संसद भवन का नाम जो है संविधान सदन कर दिया गया है। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल, है ना।
इल्तुतमिश गुलाम वंश के वास्तविक फाउंडर माने जाते हैं, जिन्होंने आराम शाह के बाद गद्दी पर 1211 में बैठे थे और ये थर्ड शासक हो जाएंगे, क्योंकि आजकल शासक का क्रम भी पूछा जाता है। जैसे अभी आपका जो ये है, कौन है भैया, सिल्क मार्ग का खोज किसने किया था? कनिष्क ने। तो कनिष्क जो है कुषाण वंश के कौन से शासक हुए, ये आपके सीरियल मेंस में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ शासकों का जो काफी प्रचलित है उनके क्रम भी जरूर याद रखते जाए। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का सल्तनत प्रथम वंश था। इसकी अवधि 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था। किसके? गुलाम वंश के, जिसे ममलूक या इलवारी वंश भी कहा जाता है। शुद्ध निवेश निकालने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? तो डिप्रिसिएशन घटाया जाता है। जब भी घटाने की बात आएगा ना अर्थशास्त्र के सूत्र में, तो मैक्सिमम टाइम आप जो है डिप्रिसिएशन पे फोकस करेंगे। यहाँ से मैंने बहुत चीज़ों को बहुत बार देखा है कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से क्या घटाएंगे? मूल्यह्रास। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी जी वाले शब्द से स्टार्ट टर्म में आप मूल्यह्रास घटाएंगे तो ये जीएन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ है, जो देखिए ग्रोथ से नेट हो गया, बाद बाकी का दोनों सेम रहा, तो इसमें से क्या घटा है? डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, है ना। यहाँ पे देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ भी जीएनपी है, इसमें से फिर से हमने क्या जी में से जैसे ही घटाया डिप्रिसिएशन, ये जी बदल गया नेट में। ठीक है भैया, तो ऐसे याद रख लेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन को घटाएंगे। एनएनपी ही किसी देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है ना। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है ये देश का राष्ट्रीय आय है, ओवरऑल पूरे देश का, ये प्रति व्यक्ति आय नहीं है। प्रति व्यक्ति आय जनसंख्या से भाग देंगे तब ना निकलेगा। एनएनपी को देश की जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात किया जाता है। आई होप आप दोनों बात समझे। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, जो आपका पर्सनल इनकम है, देखिए एक आदमी का ऐसा नहीं है कि जैसे आप मान लीजिए कि आप सैलरी से है ना, आपके जो है आपने 2-4 रूम भाड़े पे दे रखा है तो वहां से पैसा आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि जो आपका सैलरी है वही आपका इनकम है। एक आदमी जितने भी स्रोत से पैसा कमा सकते हैं उनके पर्सनल इनकम हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कथन के फॉर्म में पूछा गया है, तो बातों को समझेंगे। भले ही बहुत छोटा चीज हो लेकिन एग्जाम में बड़ा चीज बन जाता है ना, नासूर बन जाता है एक छोटा सा फुंसी। ठीक है, तो भैया ये जो है ना, सभी जितने भी इनकम किसी भी पर्सन के पास आता है उसमें से जो टैक्स को अदा कर दिया जाता है और तब जो इनकम बच जाती है उसे ही व्यक्तिगत परोज्य आय या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहा जाता है ना। अगर आप सरकार को टैक्स दे दिए तो भाई उनको कोई मतलब नहीं, उनको तो टैक्स लेना है। इनके अलावा जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नोट, जीडीपी में होने वाली वार्षिक प्रतिशत की उतार चढ़ाव या जो भी उसमें बदलाव आती है वही किसी देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए जो एक साधारण वे में अनुमान होता है ना। जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे कि वित्तीय वर्ष फलाने के लिए जो है देश में जीडीपी ग्रोथ का जो है इतना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान रखा गया है। तो ये जो जनरल वे में किसी देश का जो आकलन करते हैं या अनुमान लगाते हैं वहाँ पे जीडीपी टर्म का इस्तेमाल करके ही किया जाता है। जीएनपी क्या होता है? जीडीपी प्लस विदेशी नागरिक द्वारा कमाया गया धन, माफ कीजिएगा, जीडीपी प्लस विदेश से देशी नागरिक द्वारा अर्जित धन माइनस देश में विदेशी नागरिकों को द्वारा कमाया गया धन। कई बार मैंने जॉन का और रामलाल का उदाहरण देके आपको समझाया है ना, कि भाई इंडिया का कोई आदमी सऊदी अरब में जाके कमाएगा तो जीडीपी में वह चीज़ जोड़ा जाएगा, और इंग्लैंड का कोई आदमी उड़ीसा में कमाएगा तो वो चीज़ घटाया जाएगा, और जो रिजल्ट निकलेगा उसे जीएनपी कहा जाता है। व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? किसी देश के नागरिक को प्राप्त होने वाले सभी स्रोतों से आय को व्यक्तिगत आय कहा जाता है ना। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, कारक लागत पर इसकी सूत्र जरूरी याद रख लेंगे, है ना। फैक्टर कॉस्ट पर क्या होगा? एनएनपी, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये ध्यान रखेंगे। वास्तविक राष्ट्रीय आय, यह स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय होता है ना। तो ये इकोनॉमिक्स के कुछ सूत्र हैं जो आपके काम आएंगे। 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह के बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 के बीच। नील विद्रोह के प्रसिद्ध नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, अर्थात विष्णु ब्रदर। चुआर विद्रोह जगन्नाथ के नेतृत्व में 1768 में हुआ था और यह भी पश्चिम बंगाल में हुआ था।
हो विद्रोह काफी बार पूछा जाता है। राजा पराहत, ये छोटा नागपुर के पठारी इलाका में 1820 से 32 के बीच चला था। रंपा विद्रोह 1879 में अल्लूरी सीताराजू है ना, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था आपका रंपा विद्रोह। संथाल या हुल विद्रोह इसे ही कहते हैं। यह 1855 में सिद्धू और कान्हू के द्वारा छोटा नागपुर पठारी इलाके में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में वर्णित है। आनंद मठ से ही भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। आने वाली है वंदे मातरम गाने का समय। आज कितना तारीख है जी? आज 25 है कि 24 है? कल होगा शायद आपका गणतंत्र दिवस, है ना। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1819 में मध्य छोटा नागपुर के पठारी इलाके में हुआ था। बिरसा मुंडा को आदिवासी नेता भी कहा जाता है या धरती आबा भी कहा जाता है। इनके नाम पे इंडिया में बहुत सारे जगह स्टेडियम है, ध्यान रखेंगे। जिसमें अगर आप हॉकी स्टेडियम की बात करेंगे तो ये आपका राउरकेला में है, उड़ीसा में है हॉकी वाला। और बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है झारखंड के अंदर भी है ना। इसके अलावा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस जो है ये बिरसा मुंडा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। कूका आंदोलन 1840 से 1872 यह पंजाब क्षेत्र में गुरु राम सिंह और उनके जो सहयोगी गुरु बालक सिंह के द्वारा लीड किया गया था। प्रसिद्ध लोक नृत्य किकली किस राज्य से संबंधित है? तो जो ये किकली है ये आपके पंजाब से संबंधित है। किकली पंजाब में की जाने वाली एक युगल नृत्य फॉर्म है। युगल मतलब जोड़ा में। पंजाब के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य में आएंगे भांगड़ा गिद्धा। तो भांगड़ा सिर्फ पुरुष के लिए है, महिलाओं के लिए सिर्फ गिद्धा है। ये दोनों की दोनों पंजाब में करी जाती है। पंजाब के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य में गतका मार्शल आर्ट के जैसा है, धूमल, भांड, जूली, धमन, सम्मी, ये सभी के सभी पंजाब में किए जाते हैं। पंजाब में मकर संक्रांति अब भी हुआ है, जिसे लोहड़ी के नाम से सेलिब्रेट किए गए होंगे, है ना। और बैसाखी पंजाब में नव वर्ष के रूप में मनाए जाते हैं। पंजाब को 3 भागों में बांटे गए हैं। एसएससी में पूछा जाता है। पंजाब में गुरु पर्व गुरु नानक के जन्मदिन पे मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। गुरु नानक सिख धर्म के फाउंडर और 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में किए थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है, 10वें गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब और उनकी समाधि नांदेड़ में स्थित है, जो महाराष्ट्र में है। वर्ष 1911 में जनगणना में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 25 करोड़। देखिए ऐसे भी अटपटा सा क्वेश्चन पूछ देता है और अपने को क्या लगता है कि हम तो पूरी जनगणना को बढ़िया से पढ़ लिए, लेकिन दिक्कत हो जाती है। तो 1901 से लेकर के, है ना, आज़ादी के बाद तो आपने पूरा याद रखा होगा। तो आज़ादी के पहले की भी झलक ले ले तो 1901 में थे लगभग 23 करोड़, 1911 में 25 करोड़, 1921 में 25 करोड़ से कुछ कम ही हो गया। यहाँ पे देखिए 252 है पहले और 1921 में कितना है? 251 है पहले। मतलब ये दोनों में क्या है? घटा है। इसीलिए इसे, है ना, डिवाइडिंग रेंज, है ना, महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है जनसंख्या घट गई थी। 1931 में फिर तेजी से बढ़ा 278 हो गया और 1941 में 318 हो गया। तो 31 करोड़, 27 करोड़, 25 करोड़, 25 करोड़ और 23 करोड़, ऐसे याद रखेंगे जनगणना को। क्या 5 को है तो याद नहीं रख सकते? आराम से रख सकते हैं भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। उपयुक्त आंकड़े से स्पष्ट है कि 1911-21 की तुलना में 1911 की तुलना में 21 में जनगणना में गिरावट आई थी। 1921 में जनगणना के बाद देश में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी, जिसे महाविभाजन का वर्ष भी कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में कराई गई थी। उस देश की कुल पॉपुलेशन 36 करोड़ था उस समय। 1951 की जनगणना में महिला साक्षरता मात्र 9% रिकॉर्ड किया गया था, जबकि ओवरऑल साक्षरता 19% से कम अर्थात 18% था यहाँ पे, है ना। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछे जाते हैं कि आज़ादी के समय देश की साक्षरता कितनी थी? कई बार बता रखा हूँ, 12% था मात्र, है ना, आज़ादी के समय। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक थी, है ना। 74.4% महिला साक्षर, माफ कीजिएगा एक सेकंड, देखिए 2011 में देश की टोटल जनसंख्या 121 करोड़ था। टोटल साक्षरता 74.04%, महिला साक्षरता 65.46, पुरुष साक्षरता 82.14
दशकीय वृद्धि 17.64 इत्यादि था। सबसे अधिक मेघालय का जो डेकेडिकल ग्रोथ और सबसे कम नागालैंड का था। विशेष जानकारी के लिए जनगणना भी मैं लेटेस्ट पढ़ाया हूँ, 4 दिन पहले ही बारीकी से फैक्ट को कवर किया हूँ, जरूर देखिएगा। आज़ादी के समय देश की साक्षरता मात्र 12% थी, यहाँ पे मैंने लिख दिया ही है। और भारतीय शहर की पूर्ण जनगणना जो है हेनरी बाल्टर के द्वारा 1830 में किया गया था। फिर 1872 में मेयो के द्वारा पूर्ण रूप से जनगणना कराया गया। फिर 10 वर्ष के अंतराल पे रिपन के समय से किया जा रहा है। इसके अलावा जो प्रथम जनगणना आयुक्त थे ये WC प्लोडेन थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। आज़ादी के बाद जनगणना अधिनियम 1948 में बनाया गया था। जनगणना संघ सूची का विषय है जो किसके द्वारा कराया जाता है, गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा संपन्न कराया जाता है। जनगणना में इस्तेमाल होने वाली रजिस्टर NPR, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण है ना। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में 36 करोड़, लिंगानुपात 946, साक्षरता 18% दर्ज किया गया था। सबसे अधिक महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता वाला गैप जो है ये आपका राजस्थान में देखने को मिलेगा। हमने करीब 70 से अधिक टॉपिक को पढ़ा दिया है। कभी तो आओ, कभी तो पेज पलटो भाई, कभी तो पढ़ो प्लेलिस्ट, कभी तो देखो, है ना भैया। देखोगे तो आपको ही फायदा करेगा। प्रसिद्ध पुस्तक लाइटनिंग देन फास्टर के लेखक कौन है, उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट T20 क्रिकेट 2024 में युवराज सिंह और शाहिद अफरीदी के साथ जो है चीफ गेस्ट के रूप में भी गए थे अमेरिका और वेस्ट इंडीज। इनके अलावा द सिक्स मशीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, क्रिस गेल। क्रिस गेल को यूनिवर्स बॉस भी कहा जाता है। IPL में सबसे अधिक छक्का अभी तक लगाने का रिकॉर्ड जो है क्रिस गेल के नाम ही है। IPL 2024 तक सबसे लंबी व्यक्तिगत पारी भी क्रिस गेल के नाम है ना। सर्व टू इन नामक पुस्तक के लेखक नोवाक जोकोविच है। और नोवाक जोकोविच कौन है ये आपसे छुपा नहीं होगा, सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम के जो विजेता है उनके होल्डर है ना। प्लेइंग टू विन ये साइना नेहवाल की पुस्तक है ना। प्लेइंग इट माई बे ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। और ये जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं ओवरऑल। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ ये दादा की किताब है, यानी सौरव गांगुली की किताब है। ये BCCI में पूर्ण अध्यक्ष भी रहे, पहले भूतपूर्व कप्तान भी रहे। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष R ग्रैंट गोवन थे। इनकी मुख्यालय बम्बई में है। बिलीव नामक पुस्तक के लेखक सुरेश रैना है। सुरेश रैना ही इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट में अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। ये शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा साहब की किताब है। ये शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की किताब है। अभिनव बिंद्रा वो शख्स हैं जो सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था पुरुषों में, है ना। महिला में आज तक भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है ओलंपिक में। हाँ, पैरा ओलंपिक में जरूर किया है अवनी लखेरा, याद रखेंगे, है ना। जो 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ था, है ना, तो मशाल कार्यक्रम का जिम्मेवारी अभिनव बिंद्रा को ही दिया गया था। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की पुस्तक है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की पुस्तक है, ठीक है। इनके अलावा ड्राइवर नामक पुस्तक के लेखक विजय लोकापल्ली है ना। विराट कोहली से संबंधित यह पुस्तक है। विराट कोहली, है ना, T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने थे। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले भी विराट कोहली है। विराट कोहली 2023 में ICC के द्वारा वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। सटलिंग टू द टॉप, है ना, ये पुस्तक का नाम है। PV सिंधु की पुस्तक है। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला PV सिंधु है। और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला मनु भाकर है, जिसे 2024 के लिए आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। मैं एक दिन खेल वाला पुरस्कार को कवर कर देता हूँ एक आध वीडियो में, है ना। मनु भाकर, पूनम यादव, मीराबाई चानू, कर्नो मल्लेश्वरी, इन सभी खिलाड़ियों को निम्नलिखित में से कौन सा भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है। अब ये खेल वाला जो मैंने अभी बात कहा कि क्लियर कर देता हूँ, ये किस लिए जरूरी है पता है आपको, कि जिनको अर्जुन पुरस्कार मिलता है ना, है ना, तो उनसे आपसे पूछा जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है। कई ऐसे नाम होते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं, पहले पॉपुलर रहे लेकिन समय के साथ धूमिल हो गया, उनको भी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जरूरी है जानना। जरूरी नहीं है कि 5 दिन पहले ही अर्जुन अवार्ड मिला है तो मेरे किस काम की, ऐसा नहीं है। उसमें जो आदमी का नाम दिया गया है, जिनको बहुत दिन से सिलेक्शन होता रहता है, तब जाके कहीं फाइनल होता है। तो किस खेल से संबंधित है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन वहीं से उठाए जाते हैं, ठीक है। ये जो नए नए चेहरे आप संगीतज्ञ का देखते हैं तब तो आपको पता चलता है अरे ये क्या बजाता है, ये तो कभी सुने ही नहीं। तो वो कहाँ से आता है, वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जिसको लेटेस्ट मिले होते हैं वहाँ से आते हैं। तो कुछ एक चीज़ों को आपको भी समझना पड़ेगा। और यही सब कुछ झलक दिखा के जो है आप जो है पेड के चक्कर में फंस जाते हो। ऐसा नहीं है,
कि लोग जो फ्री में पढ़ाते हैं वो सब जो है फालतू पढ़ाते हैं। मेरे जैसा बहुत सारे लोग हैं जो आपके फ्री में भी अच्छे अच्छे कंटेंट पढ़ाते हैं, तो उनका भी कद्र करना चाहिए। ठीक है, तो पढ़िए और आपको भी समझ होनी चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप भी जब पढ़ते होंगे तो आपको भी तो लगता होगा ना कि भाई ये कोई काम का ना है, और ये भी लगता होगा कि ये काम का है। तो मन को मत मारिए, पढ़िए, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। ठीक है, चलिए, ये मनु भाकर हो जाएंगे। ये मनु भाकर जो है ये वेट लिफ्टर नहीं है ना। मनु भाकर निशानेबाजी है, जो अभी आपके पेरिस ओलंपिक में एक व्यक्तिगत रूप से और एक जो है आपका कंबाइंड रूप से जो है पदक को प्राप्त की है ना। इसके अलावा भारत में अन्य प्रमुख खिलाड़ी जैसे नीरज चोपड़ा, सुमित अंतल, किशोर जेना, ये सभी जो है डीपी मनु भी हो जाएगा, देवेंद्र झाझड़िया पैरा में हो जाएगा। ये सभी क्या है, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। फवाद मिर्जा, अनुष अग्रवाल, ये क्या है, घुड़सवारी से संबंधित है। अंतिम पंघाल, बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, विनेश फोगाट, रवि कुमार दहिया, योगेश्वर दत्त, ये सभी के सभी कुश्ती से संबंधित है। इसमें अगर सब की बात कर लें तो ये जितना भी नाम है ना, इनमें सबसे अभी जो है अंतिम पंघाल ही एक्टिव है। बाद बाकी लगभग इनके कैरियर समाप्त। इनके अलावा क्योंकि जो है ये सब ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। और जो पुपेला गोपीचंद है, ज्वाला गुट्टा है, पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल है, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज है, ये सभी के सभी बैडमिंटन खेल करते हैं। पंकज आडवाणी स्नूकर खेलते हैं, बिलीवियर्स जिसे बोलते हैं। जी मिल्खा सिंह गोल्फ खेलते हैं, अदिति अशोक भी गोल्फ खेलते हैं। भक्ति कुलकर्णी, वैशाली रमेश बाबू, आर परागनंदा, पी श्याम निखिल, भी प्रणीत, कोनेरू हम्पी, इस विजया लक्ष्मी, डी गुकेश, अभिमन्यु मिश्रा, ये सभी के सभी शतरंज प्ले करते हैं। मनिका बत्रा, शरद कमल, श्रीजा अकुला, सभी के सभी टेबल टेनिस खेलती है। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग लिंक क्लिक करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। है एक एक बात ध्यान रखना छोटू बेटा, है ना, क्योंकि भैया जो है कोई भी बात इधर उधर की बात मैं नहीं करता, सिर्फ पढ़ाई की बात करता है।